विभीषण राम से कहता है, देखिए प्रभु, ये है लंका नगरी। भगवान राम लंका की नगरी बहुत ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, विश्वकर्मा जी द्वारा रचित और कुबेर द्वारा सुसज्जित स्वर्ण जड़ित लंकापुरी। भगवान राम कहते हैं कि ये तो मानो अलकापुरी को भी मात कर रही है। फिर विभीषण ने कहा, मैंने अपने चारों मंत्री अनल, अनस, संपाति और प्रमति को पक्षी रूप धारण करके विभीषण ने नगरी में भेजा था। हमारी हर एक तैयारी की सूचना उसे उसके गुप्तचर दे रहे हैं। सिंधु पार आते ही उसने सूचना पाते ही मोर्चाबंदी कर दी और विभीषण ने कहा, वो लंका का पूर्व द्वार है और वही प्रवेश द्वार भी है। दशानंद का द्वितीय पुत्र कुमार प्रहस्त अपनी विशाल सेना के साथ उसकी रक्षा करेगा। पश्चिम द्वार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सेना का संचालन का भार संभाला है स्वयं इंद्रजीत ने, जो युवराज होने के साथ लंका का सर्वोच्च सेनापति भी है। उसकी शौर्य की चर्चा चारों दिशाओं में, धरती, आकाश, पाताल, तीनों लोकों में फैली हुई है। मेघ जैसे भीषण नाद से धरती को कंपायमान करने वाला मेघनाथ अपने प्रचंड पराक्रम से परास्त करके इंद्र को बंदी बना लिया था। तब रावण ने उसका नाम इंद्रजीत रख दिया। तब से मेघनाथ इंद्रजीत कहलाने लगा। विभीषण ने कहा, दक्षिण द्वार देख रहे हैं प्रभु, इस स्थान का भी बड़ा महत्व है। यहाँ भूगर्भ में रावण का अक्षय शस्त्र भंडार और अपार कोष सुरक्षित रहता है। वहाँ से प्रचंड मायावी पास अपनी माया से अपनी सेना के साथ दिन रात पहरा देते रहते हैं। उत्तर में वह गगनचुम्बी कोखरू दिखाई दे रहा है। वैसे वहाँ पे लंका के प्रमुख सेनापति नियुक्त रहते हैं, परंतु रावण भी वहाँ चारों दिशाओं से अवलोकन करता है, लंका की गतिविधि पर नज़र रखता है। लक्ष्मण बोलते हैं, वो गोपुरम पर कौन है? विभीषण बोलते हैं, स्वयं आदि लंकापति रावण। राम भी बोलते हैं, ओ रावण। और सुग्रीव भी गुस्से में आकर बोलते हैं, रावण तो यही माता सीता को हर ले गया था। नराधम, इसे पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। हम इसे अभी यमपुरी पहुंचा देते हैं। और सुग्रीव गुस्सा होकर रावण को मारने चल देते हैं। सुग्रीव रावण के पास पहुंचते ही आवाज़ चिल्लाते हैं, रावण, और पहला प्रहार करते हैं। और यह युद्ध बहुत देर तक चलता रहता है। कभी सुग्रीव उसको उठाकर पटकते हैं, कभी रावण उठा के पटकता है। ऐसे होते होते जब रावण को लगा मैं हारने लगा हूँ सुग्रीव से, तो उसने अपना मायावी रूप धारण करता है और अदृश्य होकर सुग्रीव को भयभीत करने की कोशिश करता है। और इस तरह से बहुत देर तक युद्ध चलता है। जब सुग्रीव को लगा मैं हार जाऊंगा, तो सुग्रीव ने मौका देखते ही अपने वायुमार्ग से श्री राम के पास चले जाते हैं और रावण ठहाके मार के हंसने लगता है। रावण कहता है कि अब युद्ध अनिवार्य है, इसलिए आज से शासन के सभी कार्य युद्ध नीति के अनुसार निर्धारित किए जाएं। आमोद प्रमोद ऐश्वर्य के प्रसाधन आज से समाप्त किए जाते हैं। इस आदेश का तत्काल पालन हो। युद्ध के मंत्रणा के समय साधारण सभासदों राज्यसभा में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। साधारण जन सभासद राज्यसभा से जा सकते हैं। वो लोग नगर के विभिन्न दलों में जाके नागरिक सुरक्षा का संगठन करें। मेघनाथ कहता है, नहीं, नागरिक योजना का, सुरक्षा दल योजना का अर्थ प्रजाजन ले लेगी तो हमारी सेना उनकी कदाचित रक्षा नहीं कर पाएगी। इसलिए वह अपनी सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करें। आम नागरिक जन
मंत्री महोदय, आप प्रजा को आश्वासन देने के बजाय उन्हें आतंकित करने की सलाह दे रहे हैं। रावण ने कहा, इंद्रजीत का कहना सही है, प्रजा को आतंकित नहीं किया जाएगा, परंतु हमें अपने आप में सावधान रहना होगा। युद्ध की मंत्रणा गुप्त रहे, इसलिए राज दरबार में विशेष मंत्री, मुख्य गुप्तचर, सैन्य संचालन करने वाले सेनानायक ही उपस्थित रहेंगे। बस अन्य सभासद प्रस्थान करें। लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी, नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेना अध्यक्ष प्रहस्त, आप सबको विदित है कि आर्यावर्त से आया एक दुराग्रही दुस्साहसी मानव कुछ भालू बानरों को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई करने का सपना देख रहा है। अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। रावण के नाना बोलते हैं, लंकेश, युद्ध का दायित्व हमारे द्वार तक लाने का जिम्मेदारी क्या केवल उस मानव पर ही है? क्या हम इस बात पर विचार नहीं कर सकते? यदि सीता के लौटाने से युद्ध रुक सकता है तो क्यों ना उसे लौटा दिया जाए, जो युद्ध का वास्तविक कारण है। हमें उस कारण पे भी विचार करना चाहिए महाराज। मेघनाद बोलता है, कारण पर नहीं, केवल निवारण पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार अपनी धरती पर आए दुस्साहसी तुच्छ नर बानर मानव संगठित शक्ति को दंड अवश्य देना चाहिए, फिर सागर के पार खदेड़ दिया जाए। केवल इसी बात की योजना बनानी होगी। बस लंकेश की आलोचना अपराध मानी जाएगी। एक मंत्री बोलता है लंकेश से, युवराज का इस बात का मैं अनुमोदन करता हूँ। मूल विषय से हटकर और कोई बात न की जाए। मेघनाथ बोलता है, हम व्यर्थ में तर्क कुतर्क में समय गंवाते रहे और वो मच्छर सागर पर से उड़कर हमारे सिर पर आकर बैठ गए। हमें ऐसी नीति को अपनाना चाहिए जिससे कि रेंगते हुए सपोलों के फन यहीं कुचल दिए जाएं। रावण ने बोला कि तुमने सेनाध्यक्ष के पक्ष के अनुकूल ही बात कही है, हमें सावधान रहना है, परंतु प्रथम प्रहार भी नहीं करना है। मेघनाथ बोलता है, क्षमा महाराज, इसी नीति का मैं हमेशा विरोध करता रहा हूँ। इसी नीति का परिणाम है कि आज चूंटियों के पर निकल आए हैं। सेनाध्यक्ष बोलता है कि पर निकलना ही चूंटियों के मौत का संकेत है। महाराज, चूंटियों को मसलने की आज्ञा प्रदान करें। रावण बोला, उसका भी समय आ रहा है, परंतु हमें अपने व्यूह रचना के अनुसार हमें अपने परकोटे के अंदर ही रहना है। जिस प्रकार अभिमंत्रित कवच के अंदर शरीर सुरक्षित रहता है, किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होता, हम भी अपने विशाल और विराट दुर्ग के अंदर सुरक्षित परंतु सावधानी से अपने सैन्य संचालन का करते हुए उनकी गतिविधियों को गिद्ध दृष्टि से परखते रहेंगे। मेघनाथ ने बोला, परंतु वो तो चुप तो नहीं बैठे रहेंगे, वो आक्रमण करके लंका का द्वार तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। रावण कहता है, प्रयत्न करेंगे परंतु सफल नहीं होंगे, क्योंकि लंका के परकोटे पार करके देवता तक भी प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, हमारे सुदृढ़ परकोटे से सर पटक कर थक अवश्य जाएंगे। वही समय होगा थके हुए एक शत्रु पर टूट पड़ने का। अब उन्हें मिटा देना हमारे लिए सरल हो जाएगा। सेनाध्यक्ष बोलता है, महाराज, मेरे दूतों का खबर है, अद्भुत गरुड़ व्यूह की रचना की है जो अभेद्य है। रावण कहता है, सुख, तू उनसे प्रभावित होकर आया है। अरे, भेदन करने का प्रश्न ही कहाँ है। गरुड़ व्यूह रचें या सकट अथवा चक्रव्यूह के साथ मोर्चाबंदी करें, हमारा ध्येय तो उनके ही बनाए हुए व्यूह में उनको नष्ट कर देना है। व्यूह बनाकर भी वह अपने ही व्यूह में फंस गए हैं।
उसका अनुमान क्यों नहीं लगाते। पीछे अथाह समुद्र और आगे लंका दुर्ग की अभेद्य प्राचीरें दीवार, उसके बीच सूखे रण प्रदेश, इनके बीच सेना कब तक टक्कर ले सकेगी। मेघनाद बोलता है, हाँ महाराज की सूझ बहुत गहरी है। शत्रु अपनी ही शक्ति को नष्ट करके अपने ही व्यू में फड़फड़ा कर दम तोड़ देगा। फिर भी शत्रु शत्रु है, रावण ने कहा। हर प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। इसलिए अपनी आंतरिक सुरक्षा और सम्रांगण में जाने के लिए उससे निपटने की स्थिति की संभावना हमें अभी से बना लेनी चाहिए। सर्वोच्च सेना अध्यक्ष का पद युवराज इंद्रजीत ही संभाले रहेंगे। समस्त युद्धों का कीर्तिमान है कि इंद्रजीत ने इन युद्धों का संचालन किया है, हमारी सदा जय ही हुई है। मेघनाद बोलता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने पितृदेव की निष्ठा पर और लंका की यान पर अपने भी प्राण दांव पे लगा दूंगा। इस सर्वोच्च पद की प्रतिष्ठा पर अपने जीते जी आँच नहीं आने दूंगा। रावण बोलता है कि वीर इंद्रजीत तीनों लोकों में लंका का बोलबाला और असुरों का दबदबा तुम्हारे बल से है। मेघनाथ, तुम ही रावण के ललाट पर उन्नत बन के शोभित हो रहे हो। पुत्र, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। वत्स, तुम्हारे आधी लंका के दुर्ग पर चारों द्वारों पर सेनापति की नियुक्ति कर दी जाए, वहाँ पर सैन्य बल के साथ वहाँ पर जाकर डट जाएं। मेघनाद बोलता है कि महाराज के हर आज्ञा का पालन किया जाएगा। रावण बोलता है कि सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद पे रहते हुए भी पश्चिम द्वार पर अपने सेनाध्यक्ष को और सैन्य बल के साथ तुम स्वयं रहो। पश्चिम द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेघनाथ बोलता है, ऐसा ही होगा महाराज। रावण बोलता है, हमारा पूर्व का प्रकोट लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है। वहाँ पर राजकुमार प्रहस्त अपने अधीन सेना के साथ सेना को लेकर डट जाएं। सेनाध्यक्ष प्रहस्त कहता है कि मैं शपथ लेता हूँ, कोई पक्षी भी लंका के पूर्व द्वार से प्रवेश नहीं कर सकेगा। रावण बोलता है, इंद्रजीत, दक्षिण द्वार पर किसे नियुक्त करना उपयुक्त होगा। मेघनाथ बोलता है, मेरे विचार से सेना नायक के अधीन विरूपाक्ष, गुप्तचल सरदूल सेना नायक सजग रहकर शत्रु का निरीक्षण करें, आपको सूचना देते रहेंगे। रावण बोलता है कि हम राजकुमार इंद्रजीत से सहमत हैं। सेनाध्यक्ष बोलता है कि रावण से कि आपने मुझे सेनापति का पद देकर मेरा गौरव बढ़ा दिया है महाराज। रावण बोलता है कि उत्तर द्वार पर अपने पुत्र अतिकाय, महाबली दुर्मुख और सेनापति कंपन के साथ चारों दिशाओं का अवलोकन करने के लिए हम स्वयं आएंगे। रावण बोलता है, इससे आपके साथ सारी सेनाएं पूरे क्षेत्र का अवलोकन करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगी महाराज। रावण बोलता है, इंद्रजीत, इसी समय सेना के अनुसार अपने अपने मोर्चे पर पहुंच जाएं सभी सेनाएं। मेघनाथ बोलता है, ऐसा ही होगा महाराज। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।